नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे सम्राट की जिनका नाम सुनते ही जहन में वीरता, साहस और शौर्य की तस्वीरें उभर आती हैं। एक ऐसा नाम जिसकी विरासत इतिहास और किंवदंती के धागों से बुनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मशहूर दोहा है जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि ने उन्हें तब सुनाया था जब वो दुश्मन की कैद में अपनी आंखें खो चुके थे। और इन्हीं शब्दों ने एक सैन्य हार को हमेशा के लिए वीरता की एक अमर गाथा में बदल दिया। तो चलिए आज पृथ्वीराज चौहान के जीवन के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। कोशिश करते हैं ये समझने की कि उनकी असल कहानी क्या थी और कैसे वक्त के साथ वो एक ऐसी किंवदंती बन गए जिन्हें आज पूरा देश जानता है। जब हम पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं तो आमतौर पर यही छवि सामने आती है ना? कि वो आखिरी महान हिंदू सम्राट थे, एक बेमिसाल योद्धा और तीरंदाजी के तो ऐसे उस्ताद कि सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे भी निशाना लगा सकते थे। एक ऐसे हीरो जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही राजकुमारियां उनसे प्यार कर बैठती थीं। लेकिन इस भव्य और महान किंवदंती के पीछे का ऐतिहासिक सच क्या है? आइए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही युवा राजकुमार इतनी तेजी से सत्ता के शिखर तक पहुंचा। पृथ्वीराज का बचपन वाकई असाधारण था। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया और उन्हें अजमेर का सिंहासन संभालना पड़ा। उनकी मां रानी कर्पूरी देवी ने शुरुआत में उनकी मदद की, लेकिन महज 14 साल की उम्र तक वो एक विशाल साम्राज्य पर पूरी तरह से शासन कर रहे थे। और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित करने में जरा भी देर नहीं लगाई। चाहे वो अपने ही चचेरे भाई के विद्रोह को कुचलना हो या पड़ोसी ताकतों को हराना, पृथ्वीराज ने बहुत ही कम समय में खुद को उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर शासक साबित कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ जंग के मैदानों और सियासी दांव-पेच तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी का एक और बहुत अहम पहलू था, एक ऐसी मशहूर प्रेम कहानी जिसने उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी को भी जन्म दिया। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में इस किस्से को बड़े ही नाटकीय ढंग से बताया गया है। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर रखा, पर अपने दुश्मन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए दरवाजे पर उनकी मूर्ति एक द्वारपाल की तरह लगा दी। लेकिन संयोगिता ने सब राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी, और तभी पास में छुपे पृथ्वीराज वहां आए और संयोगिता को सबके सामने से दिल्ली ले गए। ये कहानी सुनने में तो किसी फिल्म की तरह लगती है ना? पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें हकीकत कितनी है। क्या वाकई उस वक्त के दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की दुश्मनी की वजह एक प्रेम कहानी थी? और यहीं आकर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है पृथ्वीराज रासो, जो कहता है कि ये दुश्मनी पूरी तरह से व्यक्तिगत थी, अपमान का बदला लेने के लिए थी। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि संयोगिता की कहानी शायद बाद में जोड़ी गई एक काव्यात्मक कल्पना है। असली वजह थी पॉलिटिक्स। दोनों ही राजा दिल्ली जैसे अहम इलाके पर अपना कब्जा चाहते थे। पर जयचंद के साथ ये आपसी दुश्मनी जल्द ही एक बहुत बड़े खतरे के सामने छोटी लगने वाली थी, क्योंकि पश्चिम से मोहम्मद गोरी अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ रहा था और उसका मकसद साफ था, हिंदुस्तान में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना। इसके बाद तराइन के मैदान में 1 साल के अंदर 2 ऐतिहासिक लड़ाइयां हुईं। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हराया और उसकी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद गौरी दोगुनी तैयारी और एक नई चाल के साथ लौटा। उसने सुबह होने से ठीक पहले अचानक हमला किया और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। पृथ्वीराज की हार हुई और भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल गया। कहा जाता है कि पहली लड़ाई जीतने के बाद पृथ्वीराज ने राजपूत युद्ध धर्म का पालन करते हुए भागते हुए और घायल गौरी को जाने दिया। उनके लिए निहत्थे या भागते हुए दुश्मन पर वार करना अधर्म था। इसी फैसले को कुछ आधुनिक इतिहासकार पृथ्वीराज सिंड्रोम भी कहते हैं, मतलब दया का एक ऐसा काम जो आखिर में उन्हीं के लिए घातक साबित हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार एक ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन उनके जीवन का अंत कैसे हुआ, ये वो सवाल है जहां से इतिहास खत्म होता है और किंवदंती शुरू होती है। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो के मुताबिक गौरी की कैद में अंधे हो जाने के बाद भी पृथ्वीराज की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि
कहानी का सबसे नाटकीय और यादगार हिस्सा तो अभी आना बाकी था। कहानी ये है कि चंबरदाई गौरी से कहते हैं कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। गौरी मजाक में एक प्रदर्शन का आदेश देता है और फिर चंबरदाई वो मशहूर दोहा पढ़ते हैं जिससे पृथ्वीराज को गौरी की सही जगह का अंदाजा हो जाता है। पृथ्वीराज तीर चलाते हैं जो सीधा गौरी को जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हार को जीत में बदलने की अद्भुत कहानी। पर सवाल फिर वही, क्या इतिहास भी यही मानता है? जब हम दूसरे ऐतिहासिक स्रोतों को देखते हैं तो पृथ्वीराज के अंत की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। असल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें कोई एक पक्का जवाब नहीं देते। कुछ कहते हैं कि उनकी मौत कैद में हुई, कुछ का मानना है कि वो युद्ध के मैदान में ही मारे गए थे, और कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि हार के बाद उन्होंने कुछ समय गौरी के अधीन शासन भी किया। मतलब सच क्या था ये कहना आज लगभग नामुमकिन है। तो भले ही उनका शासन एक हार के साथ खत्म हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कहानी वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी, बल्कि और भी ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली होती चली गई। पर ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि उनकी विरासत के दो पहलू हैं। एक है ऐतिहासिक पहलू, वो दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से थे और उनकी हार ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और दूसरा पहलू है लोक कथा का, जिसमें वो वीरता और राष्ट्रीय गौरव के एक ऐसे प्रतीक बन गए जिनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम पृथ्वीराज चौहान को किस रूप में याद रखें? एक ऐतिहासिक राजा के तौर पर जिनकी एक हार ने इतिहास बदल दिया, या फिर एक महान नायक के रूप में जिसकी किंवदंती हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है? शायद उनकी असली विरासत इसी सवाल में छिपी है, जो हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो भी है जिसे याद रखा गया।